नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास के तीसरे पाठ अंग्रेजी सत्ता के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भौगोलिक खोज होने के कारण यूरोपीय सत्ता भारत के बाजार में व्यापार करने की दृष्टि से उतरे, जिसमें अंग्रेज जो थे सबका विरोध करके भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। और कुछ जो वहाँ के स्थानीय सत्ताधीश थे उनको सामना करना पड़ा। जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि अंग्रेज किस तरह से अंग्रेज और मराठों के बीच में सन 1774 से लेकर 1818 के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिसमें अंग्रेज मराठों को पराजित करके पूरे हिंदुस्तान पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। जिसमें हमने देखा था कि सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने संपूर्ण भारत में एकाधिकार स्थापित करने के लिए या संपूर्ण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने की नीति से आए हुए थे। और उन्होंने भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए, जिसके अनुसार उन्होंने भारतीय सत्ताधीशों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंग्रेजी सेना दिए थे। यह समझौता उन्होंने किया था और उनका उद्देश्य था कि पूरे भारत पर हमारा वर्चस्व हो, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। इसके साथ ही साथ हमने देखा छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में, छत्रपति प्रताप सिंह की मृत्यु कैसे हुई और जनरल लेक ने किस तरह से संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो इसके बाद हमने देखा कि लॉर्ड डलहौजी ने किस तरह से अधिकार जो था उसको अस्वीकार करके सतारा पर अपने अधिकार जमा दिए। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम देखेंगे इन अंग्रेजी सत्ता का जो भारत में क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम कौन कौन से मुद्दे देखेंगे बच्चों, तो है अंग्रेजों का दोहरी शासन व्यवस्था देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे दोहरी अंग्रेजी सत्ता का भारत पर परिणाम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला है दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल प्रांत में 1765 ईस्वी में शुरू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ये किस उद्देश्य से, ये दोहरी शासन व्यवस्था क्या है? तो देखो बच्चों, दोहरी शासन व्यवस्था मतलब एक ही शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 2 नियम। अब वो 2 नियम किस तरह के थे? जैसे कि जो प्रांत है, बंगाल प्रांत का राजस्व इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी थी वह कंपनी ने अपने हाथों में ले ली। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अपने हाथों में ले ली, लेकिन बंगाल प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम वहाँ के नवाब को सौंपा गया। मतलब एक ही शासन व्यवस्था को 2 लोग चला रहे हैं और जो महत्वपूर्ण काम था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। जो कर इकट्ठा करने का, राज्य से कर इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी था उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, लेकिन वहाँ पे शांति और जो व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था, उसको करने के लिए वहाँ के जो प्रांत के नवाब थे उनको दे दिया। इस तरह से 2 लोग बंगाल प्रांत में शासन करते थे। तो इसमें इसके कुछ कालांतर में चल के इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमें दिखाई देने लगा कि किस तरह से कंपनी के जो अधिकारी थे वह राजस्व के जो वसूले हुए पैसे थे उनको अपने जेब में रख लेने थे। तो इसके कारण जो इंग्लैंड के इसके जो बहुत सारे व्यापारी थे उन्होंने इस शासन व्यवस्था के खिलाफ आलोचना की और इंग्लैंड जाकर पार्लियामेंट में उनकी आलोचना की। तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कानून बनाए। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने इस शासन व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए कौन कौन से कानून बनाए। तो सबसे पहले आप देखिए दोहरी शासन व्यवस्था क्या है, इसे और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब शुरू की थी? 1765 ईस्वी में। और ये कहाँ शुरू किया गया था? बंगाल प्रांत में। तो देखो, इस व्यवस्था द्वारा राजस्व इकट्ठा करने का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को और प्रांत में शांति तथा व्यवस्था का कार्य नवाब को सौंपा गया। देखो, इसमें 2 व्यवस्था दिखाई दे रही है। शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वह प्रांत से राजस्व इकट्ठा यानी कि जो कर वसूला जाता था वह उन्होंने अपने हाथों में लिया, लेकिन वहाँ पे जो शांति व्यवस्था है वह बनाने के लिए वह उसकी जिम्मेदारी किसको दे दी?
बंगाल प्रांत के नवाब को। इस तरह से शासन व्यवस्था दो लोग चलाते थे, इसलिए इसे हम कौन से शासन व्यवस्था कहते हैं? दोहरी शासन व्यवस्था। लेकिन इसका कुछ धीरे धीरे आगे चलकर इस व्यवस्था का लोग आलोचना करने लगे। आलोचना मतलब बुराई करने लगे। वहाँ के जो इंग्लैंड के जो लोग थे, जो व्यापारी थे, वह उनकी आलोचना करने लगे, उनकी बुराई करने लगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में व्यापार करने की एकाधिकार अपने हाथ में ले लिया, जिसके वजह से इंग्लैंड के जितने भी व्यापारी थे वह व्यापार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इन्होंने इस शासन व्यवस्था की बुराई की और आलोचना की और इंग्लैंड में जाकर पार्लियामेंट में इनके खिलाफ याचना दायर कर दी, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने कुछ नियम या कुछ कानून बनाए इस पर कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए। तो देखते हैं कौन से नियम बनाए गए थे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून। तो सबसे पहले कौन सा कानून? रेगुलेटिंग एक्ट। देखो रेगुलेटिंग एक्ट कब शुरू हुआ था बच्चों? 1773 ईस्वी में। और कौन शुरू किया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। तो देखो इस कानून द्वारा बंगाल के गवर्नर का जो पद था वह गवर्नर को दिया गया और जो वहाँ पे शासन व्यवस्था रखने का काम था इसे इन्हीं गवर्नर पे सौंप दिया गया और इनकी सहायता करने के लिए सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट की तरह से उस पर नियंत्रण रखा जाता था जो वहाँ की शासन व्यवस्था है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो देखो इस कानून द्वारा, कौन से कानून द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट। इस कानून द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया और उसे कौन सा, देखो कहाँ पे नियंत्रण रखने के लिए कहा गया? उसे मुंबई और मद्रास प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया और उनकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए बच्चों? ये गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। मतलब देखो यहाँ पे इस कानून द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर का पद दिया गया और इनको कौन सा काम दिया गया? वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उस पर नियंत्रण रखने के लिए और 4 सदस्य जो थे इनकी सहायता करने के लिए दिया गया। और गवर्नर जनरल को कौन सा प्रांत दिया गया था? मद्रास और बंगाल। मद्रास, देखो बच्चों जो जनरल गवर्नर थे उनको मुंबई और मद्रास के प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया और इनकी सहायता में 4 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। यह रेगुलेटिंग एक्ट की तरह कानून बनाया गया जो वहाँ पे लागू किया गया। अब दूसरा है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, भारत के विषय में पीट का कानून। देखो बच्चों 1784 ईस्वी में भारत के विषय में पीट कानून पारित किया गया। देखो बच्चों, कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण हो, इसके लिए नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसको यह अधिकार दिया गया कि आप कंपनी को शासन व्यवस्था को आदेश दे सकते हैं। तो ये किसमें किया गया? भारत के विषय में जो पीट कानून बनाया गया। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो देखो बच्चों, भारत के विषय में पीट का कानून कब बनाया गया था? 1784 ईस्वी में। देखो इस कानून के अंतर्गत भारत में कंपनी की, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो शासन व्यवस्था पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने के लिए अस्थायी रूप से एक नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। और ये नियंत्रण परिषद का कार्य क्या था? शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया। इस नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। देखो बच्चों 1813 से लेकर 1833 तक जो पार्लियामेंट थे वह कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल करने के लिए कुछ कानून का निर्माण किया। देखो बच्चों, जैसे ही अंग्रेजी सत्ता का भारत पर सत्ता उनकी स्थापित हो गई, उसके साथ ही साथ कुछ उसमें कानून में भी परिवर्तन किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी प्रशासन के आधार स्तंभ, जो प्रशासन जो चलाने का आधार स्तंभ था, जो बहुत महत्वपूर्ण घटक था, वह कौन था? तो सबसे पहले इसमें है प्रशासनिक नौकर तंत्र, सेना और पुलिस बल, न्याय प्रणाली। ये महत्वपूर्ण ये 3 थे।
प्रशासनिक नौकर तंत्र, सेना और पुलिस बल और न्याय प्रणाली, ये 3। देखो बच्चों, जो प्रशासनिक नौकर तंत्र है वह किस उद्देश्य से किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक नौकर तंत्र का प्रणाली का निर्माण किया। इसमें क्या कहा गया कि कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार न करने का नियम, जो कंपनी के अधिकारी थे वह निजी व्यापार नहीं करेंगे। निजी व्यापार जैसे कि अपना कोई पर्सनल व्यक्तिगत जो काम होता है, जैसे कोई डॉक्टर होता है वो सरकारी काम करते हैं, तो अगर उनको निजी करना है तो अपना पर्सनल क्लिनिक खोलते हैं, तो वो होता है निजी व्यापार। तो इस जो कानून पारित किया गया था, इसके अनुसार जो कंपनी के अधिकारी हैं वह अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, और साथ ही साथ उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया इसके अनुसार कि ये वेतन बढ़ा दिया जाएगा ताकि कोई भी निजी अपना काम नहीं कर सकते हैं। और जो अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, वहाँ के जो अंग्रेजों के अधिकार में जो प्रदेश था उसको जिला के अनुसार उसका विभाजन कर दिए और प्रत्येक जिला में जिला अधिकारी की नियुक्ति कर दी। और ये जिला अधिकारी का काम क्या होता था? न्याय व्यवस्था देखना, वहाँ पर शासन व्यवस्था चलाना, कानून पारित करना, ये सब काम जिला अधिकारी का था। तो उसके बाद क्या होता है कि आप ध्यान दीजिए इसे और अच्छे समझने के लिए कि देखो, प्रशासनिक नौकर तंत्र, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए, मतलब अंग्रेजी सत्ता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस तंत्र का निर्माण किया, प्रशासनिक नौकर तंत्र। अब इसमें क्या किया गया? कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार न करने का नियम पारित किया गया, इसलिए इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई और अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों का जिलों के अनुसार विभाजन करके प्रशासन के लिए जिला अधिकारी नियुक्त किया गया। और जिला अधिकारी का काम क्या था? राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। तो देखो बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक लोकतंत्र की प्रणाली का निर्माण किया, कानून का। इसके अनुसार जो वहाँ के अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी को निजी व्यापार करने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उनका पेमेंट बढ़ा दिया जाता था। और अंग्रेजों के अधिकार में जो प्रदेश थे, उस प्रदेश को उन्होंने जिले के अनुसार विभाजन कर दिया और प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी का नियुक्ति किया। जिला अधिकारी का क्या काम होता था? न्याय व्यवस्था देखना, कानून बनाना और राजस्व इकट्ठा करना राज्य से, ये सब जिलाधिकारी का काम होता था। और जिला अधिकारी की भर्ती कैसे होती थी? इंडियन सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा करके जिला अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ये पहला कानून था, प्रशासनिक नौकर तंत्र। अब देखो, सेना और पुलिस बल, जो अंग्रेजों की जो सेना थी और पुलिस बल थी, उनका क्या काम था? उनका काम था कि जो अंग्रेजों के अधिकार में जो प्रदेश है उसकी सुरक्षा करना, और भारत के जो कुछ प्रदेश है उसको अपने अधिकार में हथिया लेना, मतलब जबरदस्ती उस पर अपना हक करना, ये भी वहाँ की सेना का काम था। अब पुलिस का काम क्या था? न्याय व्यवस्था रखना, वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये पुलिस करती थी। तो इसे अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो, सेना और पुलिस बल, तो सेना का काम क्या होता था? भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना। भारत में जो अंग्रेजों के अधिकार में जो प्रदेश था उसकी रक्षा करना सेना का काम था, और नए प्रदेशों को जीतना, मतलब उस पर अपना अधिकार जमाना नए प्रदेशों का, ये सेना का काम था। दूसरा है अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विरोध का दमन करना, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना। जैसे कि अंग्रेजों के जो नीतियों के विरुद्ध में अगर भारत में कोई आलोचना कर रहा है, अगर कोई उसका विरोध कर रहा है, तो उन लोगों को नियंत्रण में रखना, उसको उस विद्रोह को का दमन करना, ये सब ये सेना करते थे। और जो पुलिस थी वो क्या करती थी? वहाँ पे शांति बनाने का और व्यवस्था देखने का काम पुलिस करती थी। अब अगला है न्याय प्रणाली। देखो बच्चों, इंग्लैंड में चल रहे न्याय प्रणाली जो वहाँ पे प्रचलित थी, उसी के आधार पर अंग्रेजों ने भारत में कुछ न्याय प्रणाली स्थापित किए थे। देखो बच्चों, जिसमें से मुकदमे के लिए, नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए 2 तरह के न्यायालयों का स्थापना अंग्रेजों ने किया था। पहला था दीवानी न्यायालय और दूसरा था फौजदारी न्यायालय। और दीवानी न्यायालय क्या होता है? जिसमें नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है,
ऐसे लोग दीवानी न्यायालय में जाते हैं न्याय मांगने के लिए। जैसे कि जो जमीन जायदाद को लेकर जब झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में, तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, जैसे कि कोई हमें यातना दे रहा है, कोई जो किसी को हम परेशान करते हैं, जो छोटा मोटा जो अपराध होते हैं उसके लिए हम दीवानी न्यायालय में जाते हैं। और दूसरा है फौजदारी। फौजदारी न्यायालय में ऐसे बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं, जैसे जो खूनी होते हैं, जो डकैत होते हैं और जो शारीरिक यातनाएं देते हैं, ऐसे अपराधी जो होते हैं वो फौजदारी न्यायालय में जाते हैं। लेकिन फौजदारी न्यायालय में जाने से पहले पुलिस कंप्लेन करना पड़ता है, उसके पुलिस में जाके उसका दर्ज करवाना पड़ता है, उसके बाद हम न्यायालय में जाते हैं। और जिस नागरिक को इन दोनों में न्याय नहीं मिलता है उसके लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अंग्रेजों ने इस तरह से 3 न्यायालयों की स्थापना भारत में की थी। सबसे पहले कौन सा, दीवानी न्यायालय, फिर उसके बाद फौजदारी न्यायालय, फिर इन दोनों का पुनर्विचार करने हेतु किसकी स्थापना की, कौन से न्यायालय की, उच्च न्यायालय की। तो ये सब जो शासन व्यवस्था थी, जो नागरिकों को मुकदमा, हाँ देखो बच्चों, हमने क्या देखा न्याय प्रणाली में कि किस तरह से न्यायालय की स्थापना की गई, कौन कौन से, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। अब जिसको इसमें भी न्याय नहीं मिलता है तो अपराधी पे पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अब देखो बच्चों, अगला है कानून के सम्मुख सभी समान, विधि शासन। विधि शासन की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की। देखो इन्होंने जो स्थापना की थी, इसी के अंतर्गत विधि कानून बताया गया है। इसके अनुसार सभी लोग एक समान हैं, सभी को एक समान, एक दृष्टि से देखा जाता है, उनमें कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। तो देखो बच्चों, ये जो इन्होंने स्थापित किया था तो इसके तो कुछ गुण भी थे और कुछ उसके दुष्परिणाम भी थे। तो इसे और यहाँ पे देखिए समझने के लिए क्या है, देखो लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की, संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया। इन्होंने संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया, मतलब सभी के लिए एक कानून। कानून के सम्मुख सभी समान है, मतलब कानून के सामने कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक जैसा है। यह सिद्धांत अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया, मतलब यह स्थापित कर दिया, यह जो सिद्धांत थी विधि शासन। अब इसके तो कुछ दुष्परिणाम भी दिखाई दिए और कुछ उसके लाभ भी, क्योंकि जो हमारे भारत में जो पूर्व काल से जो न्याय चली आ रही है तो उसमें क्या होता था, जातिवाद देखा जाता था। जातिवाद के कारण न्याय व्यवस्था सही नहीं होता, निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाता था। तो लेकिन जब ये आया तो इसकी वजह से ये विधि जो शासन है इसके अनुसार सभी को एक नज़रियों से देखा जाने लगा, सभी को न्याय मिलने लगा। लेकिन अब इसके दुष्परिणाम क्या है कि जो यूरोप के जो नागरिक हैं उनके लिए स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन जो भारत के जो नागरिक थे, जो सामान्य जनता थी, इस नए नए कानून से वह परिचित नहीं थे। और मुकदमा करना मतलब बहुत एक खर्चीला था एक तरह से माना जाए तो। और जैसे देखते हो कि हमें न्याय मिलने में कितना वर्ष लग जाता है, जो समय होता है वो हमारा बर्बाद जाता है, मतलब न्याय देने में हमें 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो इस तरह से सामान्य जनता को इसका सामना करना पड़ता था। तो ये जो विधि शासन है वो हमें तो कुछ इसका फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ। तो अंग्रेजों ने इस तरह से हमारे भारत देश में एक तरह से मान लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशों का हमारे भारत पर वर्चस्व स्थापित हो गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बच्चों भारत का आर्थिक, जो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की कक्षा के अनुसार बच्चों आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि अंग्रेजी सत्ता का भारत पर परिणाम, जो अंग्रेजी सत्ता का भारत में किस तरह से परिणाम हुआ। तो उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, दोहरी शासन व्यवस्था लिखना है और रेगुलेटिंग एक्ट लिखना है और कह रहे भारत के विषय में पीठ का कानून। ये आपको 1 2 3 आपको लिख करके इतिहास की नोटबुक में शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।